प्रिय छात्रों, सीमाकारी कारकों की अवधारणा के संदर्भ में आज हम दूसरे नियम की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है सेल्फर्ड का सहनशीलता का नियम अर्थात सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। यह भी एक महत्वपूर्ण नियम है। देखते हैं क्या है इसमें। वह कारक जो वातावरण में विद्यमान रहता है उसकी न्यूनता एवं अधिकता का विचार सर्वप्रथम सेल्फर्ड 1913 ने किया, जिसे सहनशीलता के नियम के रूप में जाना जाता है। इस नियम के अनुसार न केवल बहुत कम पदार्थ ओब्लिक अवस्था बल्कि उसकी बहुत अधिक मात्रा भी किसी जीव के बने रहने या उसकी सफलता में सीमा बन सकती है। इसे ही सेल्फर्ड का सहनशीलता का नियम कहते हैं। इस नियम के 5 सहायक नियम हैं। देखते हैं कौन कौन से 5 सहायक नियम हैं। और ये जो 5 सहायक नियम हैं इनकी व्याख्या ग्राफिक प्रेजेंटेशन में भी की गई है, जो आपके स्क्रीन पर आ रही है। पहला है इसमें सहिष्णु क्षमता या सहिष्णु परास, टॉलरेंस कैपेसिटी और टॉलरेंस रेंज। किसी जीव की सहनशीलता की क्षमता एक कारक के लिए विस्तृत हो सकती है जबकि अन्य कारक के लिए कम हो सकती है। और छात्रों, सहनशीलता की परास को प्रदर्शित करने के लिए उपसर्ग के रूप में अर्थात परिफिक्स के रूप में तनु अर्थात स्टेनो तथा प्रथु या यूरी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए स्टेनोथर्मल शब्द काम में लिया जाएगा, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए यूरी थर्मल शब्द काम में लिया जाता है, नैरो रेंज ऑफ वाटर के लिए स्टेनो हाइड्रिक और वाइड रेंज ऑफ वाटर के लिए यूरी हाइड्रिक शब्द काम में लेते हैं। इसी प्रकार से नैरो रेंज ऑफ सेलाइन के लिए स्टेनो हेलाइन और वाइड रेंज ऑफ सेलाइन के लिए यूरी हेलाइन शब्द काम में लिए जाते हैं। तो ये शब्द भी आपको आने चाहिए और इनकी व्याख्या भी आपको आनी चाहिए। कभी कभी छोटे प्रश्नों में इनको पूछा जाता है। दूसरा जो सहायक नियम है वह है वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। सभी कारकों के लिए विस्तृत सहनशीलता की क्षमताएं रखने वाले जीवधारियों का वितरण ऑप्टिमम होता है, इष्टतम होता है। अर्थात कोई प्राणी या कोई जाति जिसकी सहनशीलता की क्षमता सभी कारकों के लिए अगर बहुत ज़्यादा है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, तो वो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा, उसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक होगी। तीसरा है सहिष्णु सीमा, टॉलरेंस लिमिट। जब परिस्थितियां एक पारिस्थितिक कारक के लिए ठीक न हो तो दूसरे कारक के लिए भी सहनशीलता की सीमा कम हो जाती है। जैसे पेनमैन ने बताया कि घास के लिए यदि भूमि में नाइट्रोजन सीमाकारी हो तो उसकी सूखे के लिए भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। चौथा सहायक नियम है भौगोलिक परिस्थिति एवं मौसम। एक ही जाति में एक पारिस्थितिक कारक के लिए सहनशीलता की सीमाएं तथा उपयुक्त सीमा भौगोलिक स्थिति एवं मौसम के अनुसार भी बदलती रहती है। पांचवा सहायक नियम है निर्णायक प्रजनन काल। जब भी वातावरणीय कारक सीमाकारी कारकों की तरह सक्रिय होते हैं तब जीवधारी का प्रजनन काल एक निर्णायक प्रावस्था अर्थात क्रिटिकल फेज में आ जाता है। जैसे सभी प्राणियों एवं पौधों की उत्पादक प्रावस्थाएं अंडा, भ्रूण एवं लार्वा में वयस्क अवस्था की तुलना में सहनशीलता की शक्ति कम होती है। तो इस प्रकार से ये अवस्थाएं जो है एक निर्णायक प्रजनन काल बनाती है। तो ये 5 सहायक नियम हैं जिनको भी एग्जाम में आप लोगों को लिखना है। इसके बाद में तीसरा नियम या सीमाकारी कारकों की मिश्रित अवधारणा अर्थात कंबाइंड कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, जिसमें लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम और सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस को मिश्रित करके 2 बिंदु बताए गए हैं। देखते हैं दोनों बिंदु क्या हैं।
प्रकृति में जीव निम्न दो परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित रहता है। पहला है, जिन पदार्थों की जीवधारी को सबसे कम आवश्यकता होती है उनकी मात्रा एवं परिवर्तनशीलता तथा भौतिक कारकों का प्रभाव निर्णायक होता है। दूसरा तथ्य, जीवधारी वातावरण में अन्य कारकों, अन्य घटकों एवं स्वयं की परिवर्तनशीलता की सहनशीलता की सीमा के द्वारा नियंत्रित रहता है। ये दो तथ्य हैं जिनको कंबाइंड कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है, सीमाकारी कारकों की मिश्रित अवधारणा के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी इस नियम को भी पूछा जाता है। आज इतना ही बताएंगे। पारिस्थितिक कारक के ऊपर या पारिस्थितिक कारकों के ऊपर कल विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।